दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए भूगोल विषय का संपूर्ण मैराथन क्लास देखेंगे। इस क्लास में लगभग 150 प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया है। देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं भूगोल विषय के अंतर्गत, उन सभी टॉपिक को यहाँ पर देखेंगे। पहला टॉपिक है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। इसके अंतर्गत नदियां तथा नदियों की घाटी से संबंधित प्रश्नों को पहले देखेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, नील नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है जिससे यह विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है नील नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा, नील नदी की कुल लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। 6650 किलोमीटर है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नील नदी जो है यह अफ्रीका में बहती है और इसकी कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है, जिससे यह विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किस नदी का है। सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। विश्व में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किस नदी का है। तो याद रखिएगा, अमेजन नदी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमेजन नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। कौन सी भारतीय नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ताप्ती और नर्मदा दोनों रिफ्ट घाटी में बहती हैं और पश्चिम दिशा की ओर जाती हैं या पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी बिहार में हर साल बाढ़ लाती है, जिससे भारी नुकसान होता है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। याद रखिएगा, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जामबेजी नदी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जामबेजी नदी। देखिए दोस्तों, विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका की जामबेजी नदी पर स्थित है और विश्व के सबसे विशाल जलप्रपातों में से एक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है। फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बना है, जिससे बांग्लादेश को पानी भेजा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो याद रखिएगा, साल्टो एंजल जलप्रपात। इसे दोस्तों एंजिल जलप्रपात भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, साल्टो एंजल जलप्रपात को एंजिल जलप्रपात भी कहा जाता है।
यह दोस्तों वेनेजुएला में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। 979 मीटर है। इसे दोस्तों एंजिल जलप्रपात भी कहा जाता है, साल्टो एंजिल जलप्रपात को। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उलर झील। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ताला कावेरी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर स्थित ताला कावेरी से होता है। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? भारत की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, अमेजन नदी। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नील नदी के बाद अमेजन को दूसरी सबसे लंबी नदी माना जाता है। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर कौन सा डेल्टा बनाती है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी किस जलप्रपात से जुड़ी है? देखिए दोस्तों, कावेरी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात से जुड़ी है। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? देखिए दोस्तों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यमुना। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम दिशा में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर गुजरती है, या कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यह प्रश्न रिपीट हो गया है, तो याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वर्षा के दिनों में ये उत्तरी बिहार में भीषण तबाही का कारण बनती है। और कोसी नदी दोस्तों तिब्बत चीन से निकलती है और नेपाल होते हुए भारत में प्रवेश करती है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, चिनाब नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दुलहस्ती परियोजना जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर बना है। नेक्स्ट है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? देखिए दोस्तों, भाखड़ा बांध यह सतलज नदी पर बना हुआ है। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से दूसरा टॉपिक देखेंगे,
दूसरा टॉपिक दिया गया है दोस्तों, भारत एवं विश्व के भौतिक भूगोल के अंतर्गत भूजल संसाधन। तो भूजल संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। भारत में भूजल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? भारत में भूजल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन है उद्योग, घरेलू, सिंचाई, ऊर्जा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में भूजल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भूजल के दोहन में कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अधिक जनसंख्या और सिंचाई की आवश्यकता तथा भूजल स्रोतों की उपलब्धता के कारण यूपी में भूजल दोहन सबसे अधिक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूजल स्तर को मापने और उसका सर्वेक्षण करने वाली संस्था कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा CGWB। CGWB का मतलब सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, हिंदी में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड कहा जाता है। यह दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है जो भारत में भूजल सर्वेक्षण करती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भूजल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? देखिए दोस्तों, भारत में भूजल प्रदूषण का प्रमुख कारण रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, खेती में अंधाधुंध कीटनाशकों व यूरिया, DAP जैसे उर्वरकों से भूजल में नाइट्रेट व फ्लोराइड घुल जाते हैं, जिससे भूजल प्रदूषण बढ़ता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भूजल संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भूजल संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य पंजाब है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूजल पुनर्भरण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? भूजल पुनर्भरण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल संचयन। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा जल का संग्रहण और उसे पुनः जमीन में डालना भूजल स्तर बढ़ाने का एक प्राकृतिक तरीका है। तो वर्षा जल संचयन, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भूजल संरक्षण की पारंपरिक पद्धति कौन सी है? देखिए दोस्तों, भारत में भूजल संरक्षण की पारंपरिक पद्धति बावड़ी है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में दोस्तों बावड़ी एक गहरी सीढ़ीदार संरचना होती थी जो जल संग्रहण करती थी। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेट लेक्स किस महाद्वीप में स्थित है? ग्रेट लेक्स किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर अमेरिका। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट लेक्स अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित 5 बड़ी झीलों का समूह है। याद रखिएगा, ग्रेट लेक्स अमेरिका कनाडा की सीमा पर स्थित 5 बड़ी झीलों का समूह है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट लेक्स कहाँ है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो याद रखिएगा सुपीरियर झील। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। यह दोस्तों अमेरिका कनाडा सीमा पर स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे गहरी पूछा गया है, तो याद रखिएगा बैकाल झील। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील बैकाल झील है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, रूस के साइबेरिया में स्थित इस झील की गहराई 1642 मीटर है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। टिटीकाका झील किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है?
टिटिकाका झील किन दो देशों की सीमा पर है? तो याद रखिएगा पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेरू और बोलिविया। मृत सागर कहाँ स्थित है? सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए दोस्तों, मृत सागर जॉर्डन और इजराइल में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील किन देशों में फैली है? विक्टोरिया झील किन देशों में फैली है? देखिए दोस्तों, विक्टोरिया झील तंजानिया, केन्या और युगांडा देशों में फैली है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों अफ्रीका की एक प्रमुख ताजे पानी की झील है जो 3 देशों में फैली है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरल सागर किस प्रकार की झील है? अरल सागर किस प्रकार की झील है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा खारे पानी की झील। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरल सागर खारे पानी की झील है। यह दोस्तों उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिंगर लेक्स कहाँ स्थित है? फिंगर लेक्स कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, यह अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक झील समूह है दोस्तों जो अपनी उंगली जैसी आकृति के कारण प्रसिद्ध है, फिंगर लेक्स। तो सी ऑप्शन अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? झीलों की वाटिका किस देश को कहा जाता है? तो याद रखिएगा फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। फिनलैंड देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक नलकूप सिंचाई किस राज्य में होती है? भारत में सबसे अधिक नलकूप सिंचाई किस राज्य में होती है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक नलकूप सिंचाई उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। नेक्स्ट है, कैस्पियन सागर को झील क्यों कहा जाता है? कैस्पियन सागर को झील क्यों कहा जाता है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह पूरी तरह स्थल से घिरी है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह पूरी तरह स्थल से घिरी है। देखिए दोस्तों, कैस्पियन सागर आकार में समुद्र जैसा होने के बावजूद स्थल से घिरी झील है। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह पूरी तरह स्थल से घिरी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कौन सा है? देखिए दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कैस्पियन सागर है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैस्पियन सागर। इसकी सीमा दोस्तों तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान तथा कजाकिस्तान से लगती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक दिया गया है भारत एवं विश्व के भौतिक भूगोल के अंतर्गत पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद। इससे संबंधित अब महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। भारत के नियंत्रण क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत के नियंत्रण क्षेत्र में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, भारत के नियंत्रण क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा की ऊंचाई दोस्तों 8,598 मीटर है। ठीक है, और यह सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है और यह भारत की सीमा में सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। वैसे दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा शिखर केटू है। केटू या गाडविन ऑस्टिन है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। केटू कहां पर स्थित है? पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है और यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, गाडविन ऑस्टिन केटू। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। याद रखिएगा 8,611 मीटर है। लेकिन यहां पर पूछा गया था भारत के नियंत्रण क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा है। और केटू ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट किस दो देशों की सीमा पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो याद रखिएगा,
नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर या 0.86 मीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा गुरु शिखर है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, और यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत पठार को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत पठार को किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया की छत। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया की छत। तिब्बत पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों, इसीलिए इसे दुनिया की छत कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत किन देशों के बीच स्थित है? कंचनजंगा पर्वत किन देशों के बीच स्थित है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा भारत के सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आल्पस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? आल्पस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? याद रखिएगा यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आल्पस पर्वत दोस्तों स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में फैला है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पर स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पर स्थित है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह दक्षिण पश्चिम जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। यहां पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर अनाईमुड़ी है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? देखिए दोस्तों, सतपुड़ा और बिंद के बीच नर्मदा नदी बहती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चोटी K2 माउंट गार्डविन ऑस्टिन किस श्रृंखला में स्थित है? श्रृंखला के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रृंखला। K2 गार्डविन ऑस्टिन दोस्तों काराकोरम श्रेणी में पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। कौन सा पठार भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर पठार को भारत का हृदय कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी की ऊंचाई 7816 मीटर है। यह उत्तराखंड में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्नामलाई पर्वतमाला किस राज्य में है? अन्नामलाई पर्वतमाला किस राज्य में है? देखिए दोस्तों, यह तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है
डोडा बेटा किस पर्वतमाला की चोटी है? डोडा बेटा किस पर्वतमाला की चोटी है? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पर्वतमाला। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वतमाला की चोटी है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगोत्री हिमनद कहां पर स्थित है? गंगोत्री हिमनद कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और याद रखिएगा एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एग्जाम में पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो याद रखिएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? देखिए दोस्तों यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अब यहां से भारत एवं विश्व के भौतिक भूगोल के अंतर्गत मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र तथा वन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए क्योंकि यहाँ पर सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया गया है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। याद रखिएगा सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत में मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में स्थित है और थार मरुस्थल को संरक्षित करता है। तो बी ऑप्शन आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा और रूस में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। टैगा वन दोस्तों शंकुधारी वृक्षों से युक्त होते हैं और ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वन नीति 1988 के अनुसार वनों का आदर्श कवरेज कितना होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 33% होना चाहिए। भारत में वन नीति 1988 के अनुसार वनों का आदर्श कवरेज 33% होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल मुख्यतः किन दो देशों में फैला है? गोबी मरुस्थल मुख्यतः किन दो देशों में फैला है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया और चीन में फैला है। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों एशिया का एक शीत मरुस्थल है और बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोबी मरुस्थल जो है ये एशिया का शीत मरुस्थल है और बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र है।
अमेजन वन किस प्रकार का वन है? अमेजन वन किस प्रकार का वन है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन दुनिया के सबसे विशाल वर्षा वनों में से एक है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है, मरुद्वीप किससे संबंधित है? मरुद्वीप किससे संबंधित है? ऑप्शन है ग्लेशियर से, रेगिस्तान से, द्वीप से या पर्वत से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तान से। मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? किसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चिली। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के चिली देश में स्थित है और इसे दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 1972 में लागू हुआ था। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी को दोस्तों 1986 में भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाना किस प्रकार की वनस्पति है? सवाना किस प्रकार की वनस्पति है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कितने वर्ष में एक बार स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हर 2 वर्ष में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन द्वारा यह रिपोर्ट 2 वर्षों में एक बार प्रकाशित की जाती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यह एक अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैव विविधता किस क्षेत्र में अधिक है? जैव विविधता किस क्षेत्र में अधिक होती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जैव विविधता अधिक होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में है? थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। थार मरुस्थल, थार रेगिस्तान दोस्तों राजस्थान के लगभग 60% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और कुछ हिस्सा दोस्तों गुजरात, हरियाणा और पंजाब में भी फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पर मुख्यतः पूछा गया था तो राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान के लगभग 60% भौगोलिक क्षेत्र को थार रेगिस्तान कवर करता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला टॉपिक दिया गया है दोस्तों खनिज संसाधन। अब यहाँ से खनिज संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धारवाड़ शैल तंत्र। याद रखिएगा, धारवाड़ शैल तंत्र भारत का सबसे पुराना और खनिज युक्त शैल तंत्र है, जिसमें दोस्तों लौह अयस्क और सोना पाया जाता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा धारवाड़ शैल तंत्र। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे, जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के जादूगोड़ा में भारत का पहला यूरेनियम खनन केंद्र है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में बॉक्साइट के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? भारत में बॉक्साइट के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में हैं? याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ध्यान रखिएगा उड़ीसा का कालाहांडी जिला और कोरापुट जिला बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में पहला तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा डिगबोई, डिगबोई में स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। असम के डिगबोई में भारत का पहला तेल शोधन कारखाना 1901 में शुरू किया गया था। 1901 में शुरू किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक जिला कौन सा है? भारत में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक जिला कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम जिला। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जादूगोड़ा खदान इसी जिले में है। कहाँ पर? पूर्वी सिंहभूम जिले में, जो कि यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी है और यह झारखंड राज्य में है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में कोयले के विशाल भंडार हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक लिग्नाइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत में सबसे अधिक लिग्नाइट का उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में लिग्नाइट का सबसे अधिक उत्पादन होता है, नेवेली क्षेत्र में। और ध्यान रखिएगा लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। थोरियम के सबसे अधिक भंडार भारत के किस राज्य में है? थोरियम के सबसे अधिक भंडार भारत के किस राज्य में हैं? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। केरल में थोरियम के सर्वाधिक भंडार हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ था? किस स्थान पर भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिद्रपोग। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 1897 में दार्जिलिंग के निकट सिद्रपोक में भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में ब्रेट क्रूड तेल कहाँ से प्राप्त होता है? विश्व में ब्रेट क्रूड तेल कहाँ से प्राप्त होता है? याद रखिएगा उत्तरी सागर से प्राप्त
होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेड कच्चा तेल उत्तरी सागर से प्राप्त होता है और यह विश्व मानक तेल है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार कहाँ पाए जाते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ओलंपिक डैम। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और विश्व के प्रमुख यूरेनियम भंडारों में से एक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रमुख सीसा जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का प्रमुख सीसा जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के उदयपुर के पास जावर खदानों में सीसा जस्ता प्रमुखता से पाया जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, जावर खदानों में। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, कोरबा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोरबा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला के लिए प्रसिद्ध है कोरबा। छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिंगम खदान किस देश में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंगम खदान किस देश में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में है और यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिंगम खदान यूएसए में स्थित है और विश्व की सबसे बड़ी खुली तांबा खदान है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश विशेषकर नेल्लोर जिला अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस। विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश रूस है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दल्ली राजहरा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति दल्ली राजहरा खान से होता है। यह खान दोस्तों छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित है। और ध्यान रखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य में की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी परियोजना, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है दोस्तों भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल। तो अब यहाँ से भारत एवं विश्व के राजनैतिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर याद रखिएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर रेखा कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यह दोस्तों भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और इसकी राजधानी कवरत्ती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं श्रीलंका और मालदीव। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? देखिए दोस्तों,
यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत के गुजरात राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। याद रखिएगा, भारत के कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? तो याद रखिएगा 2.4% भाग, 2.4% भाग घेरा हुआ है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व के 17.5% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? देखिए दोस्तों, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है। याद रखिएगा, 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे उत्तरी छोर इंदिरा कॉल है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे पूर्वी छोर किवीथू है और सबसे पश्चिमी छोर गुहार मोती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? 38वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? तो याद रखिएगा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है 38वीं समानांतर रेखा। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैजिनाट रेखा किस देश की रक्षा के लिए बनाई गई थी? मैजिनाट रेखा, तो याद रखिएगा, फ्रांस देश की रक्षा के लिए बनाई गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने अपनी पूर्वी सीमा को जर्मनी से बचाने के लिए किलेबंदी की थी, जिसे मैजिनाट लाइन कहा जाता है। यह दोस्तों फ्रांस और जर्मनी के बीच है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इजराइल किस क्षेत्र का तटीय देश है? इजराइल किस क्षेत्र का तटीय देश है? तो याद रखिएगा, पश्चिम एशिया का तटीय देश है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल भूमध्य सागर के किनारे बसा एक पश्चिम एशियाई देश है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, रूस। रूस यूरोप का सबसे बड़ा देश है। हालांकि रूस का एक बड़ा भाग एशिया में है, लेकिन यूरोपीय भाग के आधार पर भी यह सबसे बड़ा है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हार्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है? हार्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सोमालिया प्रायद्वीप। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर स्थित सोमालिया का सींग जैसा आकार इसे हार्न ऑफ अफ्रीका का बनाता है। इसमें दोस्तों इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया जैसे देश शामिल हैं। ये सभी हार्न ऑफ
अफ्रीका बनाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश की कोई स्थलीय सीमा नहीं है? किस देश की कोई स्थलीय सीमा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कोई स्थलीय सीमा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीपीय द्वीप देश है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक महाद्वीपीय द्वीप देश है और इसकी कोई असल सीमा नहीं है, यह चारों ओर समुद्र से घिरा है। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस दक्षिण अमेरिकी शहर को दक्षिण का पेरिस कहा जाता है? किस दक्षिण अमेरिकी शहर को दक्षिण का पेरिस कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूनस आयर्स को दक्षिण का पेरिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ओसाका, जापान। जापान के ओसाका शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जलवायु तथा मौसम और टाइम जोन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? ऑप्शन है लू, व्यापारिक पवनें, काल बैसाखी, मैंगो सावर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लू। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन लू कहलाती है। लू क्या है? लू एक प्रकार की स्थानीय पवन का उदाहरण है। लू एक स्थानीय पवन का उदाहरण है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि भारत में मुख्यतः अप्रैल और जून के मध्य प्रवाहित होती है। अप्रैल और जून के मध्य प्रवाहित होती है। तो ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? लू कहलाती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? देखिए दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, उसका उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है या अंतर पाया जा सकता है? तो याद रखिएगा, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल, यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में थार मरुस्थल पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? इसे दोस्तों प्रस्फोट या फटना कहा जाता है। मानसून का प्रस्फोट या फटना कहा जाता है। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का फटना या मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। नेक्स्ट है, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहता है। क्या हावी रहता है? आपको यह बताना है। आगे लिखा गया है, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती है और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारिक पवनें। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें देश पर हावी रहती हैं, वे भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं। ध्यान रखिएगा, व्यापारिक पवनें भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और यही कारण है कि इस दौरान देश के अधिकांश भाग में शुष्क मौसम रहता है। भारत की जलवायु को जलवायु कहा जाता है, किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? आपको यह बताना है। ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, मानसूनी। तो याद रखिएगा, मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं? किस कारक के कारण? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमालय के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित विशाल हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया से अलग करता है और वहां से आने वाली शीतल पवनों को रोकता है। यही कारण है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दिल्ली, जोधपुर और लेह का वार्षिक तापांतर परिसर अधिक है। इस कारण इन स्थानों पर अति विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण है उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून के कारण शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य जीएमटी से कितना आगे है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है इसके अनुसार यहाँ पर अमेजन बेसिन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन। यहाँ पर दोस्तों औसत वार्षिक वर्षण 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो बी ऑप्शन अमेजन बेसिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है क्या कहलाता है? धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है क्या कहलाता है? इसे दोस्तों कुहरा कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुहरा कहा जाता है। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा मेघ। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्बस मेघ दोस्तों धरातल के अधिक नजदीक पाए जाते हैं और इस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा मेघ। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, समय क्षेत्र की कुल संख्या 24 है। पूरी दुनिया को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत में केवल एक समय क्षेत्र है। और ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में सर्वाधिक समय क्षेत्र फ्रांस के पास है। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? याद रखिएगा, ग्रीनविच लंदन शहर के पास स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय के मौसिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः कब प्रवेश करता है? तो सामान्यतः दोस्तों
जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है या 1 जून आप कह सकते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में 1 जून के आसपास केरल तट से प्रवेश करता है। इसके बाद यह धीरे धीरे पूरे भारत में फैलता है और वर्षा करता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से लास्ट टॉपिक देखेंगे। लास्ट टॉपिक है जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद भूगोल विषय के अंतर्गत सभी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? 2011 के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 902। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 902 है, जबकि वर्ष 2001 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 916 था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 2001 में उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना था? 916 था। और 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 902 है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखिएगा 382। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दोस्तों बिहार राज्य है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना है? याद रखिएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार राज्य का है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और तीसरे नंबर पर केरल आता है। केरल का जनसंख्या घनत्व 860 है, 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इसके बाद चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और पांचवें नंबर पर हरियाणा आता है। इसका 573 है, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसकी वर्ष 2001 से 2011 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2001 और 2011 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की थी। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 17%। याद रखिएगा भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग 17% है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है? बहुत कम यहाँ पर पूछा गया है, जनसंख्या घनत्व बहुत कम किस राज्य का है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों 170 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है। बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 67.68%। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें दोस्तों पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 77.28% पुरुष साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की। और महिला साक्षरता दर 57.18% है उत्तर प्रदेश में। महिला साक्षरता दर कितना है? 57.18% है। पुरुष साक्षरता दर 77.28% है जनगणना 2011 के अनुसार। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 67.68%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है?
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 912, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात 943 है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? एनपीपी से क्या अभिप्राय है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एनपीपी का मतलब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 829, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 829। निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक शहरीकरण है, औद्योगिकरण है और खनिज है। पानी की उपलब्धता नहीं है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक कौन सा नहीं है? पानी की उपलब्धता। यह दोस्तों भौगोलिक कारक है पानी की उपलब्धता। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जनसंख्या परिवर्तन का घटक प्रवसन है, मृत्यु है, जन्म है, रुग्णता नहीं है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रुग्णता। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 90%, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वह भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, और उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी संपूर्ण विश्व का अनुमानित 90% है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देशांतरण की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन को बदल देता है, खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देशांतरण प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन को बदल देता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देशांतरण दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों में मानव प्राणियों की आवाजाही को दर्शाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है? किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य। यहाँ पर महिला साक्षरता दर 51.5% है बिहार में, महिला साक्षरता दर। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक नगरीय क्षेत्र के रूप में किसी स्थान को वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या सघनता कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक नगरीय क्षेत्र के रूप में किसी स्थान को वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या सघनता 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बिहार है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर बिहार आता है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है, और पांचवें स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 17.7%। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 17.7%। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद और महोबा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले इलाहाबाद है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। भूगोल विषय के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए थे सभी टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट करा दिया गया। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।